स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पिछले क्लास का अगला पोर्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी इस टॉपिक से जरूर ही फेमिलियर होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्यूअर्स, आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कोशिका में धागे नुमा संरचना होती है और वो क्या होता है, पूरे ऑल ओवर द कोशिका फैली हुई होती है, तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन यानी ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और पूरे सेल को जो ऊर्जा का संचार होता है यानी जो पावर की सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके द्वारा होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसका आकार कैसा है। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। दो शब्दों से मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया बना है, जिसमें पहला शब्द था माइटोस। क्या था? माइटोस, जिसका अर्थ है धागा यानी थ्रेड, और दूसरा कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रीक में कण यानी कि ग्रेन्यूल, यानी धागे नुमा जो कण होते हैं वह क्या कहलाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। अब इसकी खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम सबसे पहले कोलिकर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कीट होते हैं ना, कीट यानी जो कीट पतंगे होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनके रेखित मांसपेशी में यानी स्ट्रिएटेड मसल में इसे देखा। उन्हें एक रिबन के जैसी छोटी छोटी संरचना उसके स्ट्रिएटेड मसल के सेल में दिखाई दी, यानी रेखित मांसपेशी में उन्हें एक छोटी छोटी क्या दिखाई दी, संरचना दिखाई दी जो पूरी कोशिका में फैली हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा के द्वारा दिया गया और फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। फिला यानी जो छोटे छोटे पैर के जैसे संरचना निकली होती है ना, उसे उन्होंने फिला कहा और अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहकर संबोधित किया। किसने? अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहकर संबोधित किया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो उन्होंने अपने व्यू के अनुसार, अपनी मत के अनुसार इसका नामकरण किया। इसका आकार की अगर हम बात करें, साइज की अगर हम बात करें, तो यह 0.5 mm से 1 mm तक इसकी लंबाई होती है। साथ ही यह आकार में सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार हो सकता है, या फिर धागे नुमा संरचना हो सकती है, या फिर इसकी संरचना कैसी हो सकती है, रॉड लाइक हो सकती है, या फिर छड़ जैसी संरचना भी इसकी हो सकती है। अब इसकी संख्या के ऊपर हम आते हैं तो यह पादप कोशिकाओं में कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। किसकी अपेक्षा? जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा। आप जानते होंगे कि जो अमीबा होता है ना, उसमें यह 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक पाया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जंतु कोशिका में यह 10,000 की या उससे भी अधिक की संख्या में पाया जाता है। कौन? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। जंतु कोशिका में यह 10,000 या उससे भी अधिक संख्या में पाया जाता है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कैसे समझें। माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझेंगे कि जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल को छोड़कर। व्यूअर्स, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, वह एब्सेंट होता है। तो जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों को हम सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी कि सिर्फ जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी अधिकांश पादप या फिर जीव कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो रिबन के जैसे
रॉड के जैसे स्ट्रक्चर अनियमित रूप से यत्र तत्र फैले होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है और यह किसमें पाया जाता है? मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी फॉर्मेशन जो होता है वह कहाँ होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इससे क्या निकलती है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो पूरे सेल को प्राप्त होती है। तो जहां से ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं ना। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन यही होता है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा का जो है स्टोरेज भी होता है यहाँ पे, और ऊर्जा का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट भी यहीं पे होता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसको स्टोर भी किया जाता है और उसको जो है ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है वांछित कोशिका के पास, जिसे क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सारा जो ऊर्जा का काम होता है कहाँ होता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम क्या पढ़ते हैं? इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी जो संरचना होती है वह संरचना को हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसा कि अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि यह कैसा होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। तो यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, एक बाहरी झिल्ली है ये और एक आंतरिक झिल्ली है ना। तो ये जो बाहरी झिल्ली होती है इसे आउटर या बाह्य झिल्ली कहते हैं, जिसे हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो मुख्य रूप से प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। या आउटर मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बना हुआ होगा और इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वह धसे हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोरीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी बाह्य संरचना जो होती है ना, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स धसे हुए होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोरीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद यह जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक मेम्ब्रेन होता है, इसे हम लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन में यह जो झिल्ली होती है इसमें कुछ उभार निकले हुए होते हैं, अनियमित उभार होते हैं। जो प्रोजेक्शन है ना, ये सभी जो उभार निकले हुए हैं, यानी जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ये रैकेट होता है ना, बैडमिंटन जो आप लोग खेलते हैं, रैकेट, उसके जैसी संरचना होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर रैकेट जैसी संरचना बनी हुई होती है, जो एटीपिस एंजाइम की बनी होती है और यह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या करता है? भाग लेता है। इस कण को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम या F2 कण भी कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक सिंगल पीस ये बना करके दिखाया है आपको, जिसे आप विस्तार में देख सकते हैं। यह जो है रैकेट का हैंडल लाइक संरचना होती है, वैसे क्रिस्टी से जुड़ी होती है और यहाँ ये ऑक्सीजोम कहलाता है या F2 कण कहलाता है और यह एटीपिस एंजाइम से मिलकर के बना होता है, जो किसमें भाग लेता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यह क्या करता है? अपनी भागीदारी निभाता है। यह क्या है? इनर जो इसका मेम्ब्रेन है, अंदर की जो झिल्ली है उस पर कुछ उभार निकले हुए होते हैं। यह जो उभार हैं यह क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर में रैकेट के जैसे, बैडमिंटन के जैसी संरचना बनी हुई होती है, जिसे हम ऑक्सीजोम या F2 कण कहते हैं। यह F2 कण या ऑक्सीजोम
एटीपीज एंजाइम से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अपनी भागीदारी निभाता है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे ना, ये कुछ द्रव्य भरा हुआ है। इस द्रव्य को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इस द्रव्य को हम कहते हैं मैट्रिक्स या फिर अधात्री। यह जो अधात्री या मैट्रिक्स होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के कुल प्रोटीन का 2/3 होता है। यानी कुल प्रोटीन का कितना होता है? 2/3 भाग होता है। कौन होता है? ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना आपका, अंदर जो ये पूरा खाली खाली जगह दिख रहा है, यह खाली नहीं होता है, ये द्रव्य से भरा हुआ होता है। इसे हम मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कुल प्रोटीन का 2/3 भाग कवर किया हुआ होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो यह जगह आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या माइटोकॉन्ड्रियल गुहा भी कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं क्विक रिकॉल कर देती हूँ कि यह आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी भाग, जो प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन के कण धसे हुए होते हैं जिन्हें हम पोरीन्स भी कहते हैं। दूसरा है यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें बहुत सारी उभार या प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इस क्रिस्टी पर रैकेट के जैसी संरचना बनी होती है जिसे ऑक्सीजोम या F2 कण भी कहते हैं। यह एटीपीज एंजाइम का बना होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। अब बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक क्या होता है? खाली जगह होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव्य से भरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम मैट्रिक्स या अधात्री भी कहते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दिए गए कुल प्रोटीन का 2/3 भाग होता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यह होगा कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है, यानी कोशिका का जो श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। दूसरा, एटीपी फॉर्मेशन यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा है कि एटीपी जो बना उसका स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो आपने समझा कि ऊर्जा का निर्माण भी यहीं पे होगा, ऊर्जा का स्टोरेज भी यहीं पे होगा, और दूसरी कोशिकाओं के पास जो ऊर्जा को भेजना है वह भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। साथ ही जो सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी वह भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। अब आगे हम दूसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदवयी जलिका के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जब कोशिका को आप देखते होंगे तो इसके केंद्रक के पास आपको एक अनियमित रूप से फैली हुई जालीनुमा संरचना दिखाई देती है ना? यही आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसमें कुछ क्षेत्र में जो है आपको खुरदरी सी संरचना दिखाई देगी और कुछ में नहीं दिखाई देगी। तो जो खुरदरी संरचना होती है उसे हम RER के नाम से जानते हैं, और जो चिकनी संरचना होती है जिस पर खुरदरा सा कुछ नहीं दिखता है वह SER के नाम से जाना जाता है, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए हम समझते हैं कि ER होता क्या है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में एक झिल्लीदार एवं अत्यंत सूक्ष्म और शाखित लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा आप देख रहे हैं ना, ब्रांचेस लाइक संरचना है, ब्रांच शाखा के जैसी संरचना है। इसे ही हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से या अंतःप्रदवयी जलिका के नाम से जानते हैं। बच्चों, मुख्य रूप से यह किससे मिलकर बनी हुई होती है? यह लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे? लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, और यह सेल की यातायात प्रणाली भी कहलाती है। इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं।
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, और दूसरा स्मूथ ईआर, है ना। इसमें क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर जो है खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, यह राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका या फिर स्मूथ ईआर के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में है। आगे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले ये प्रोटीन का संचार करती है। पूरे सेल्स में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अभी पहले मैंने आपको बताया था ना कि यह क्या कहलाता है, कोशिका का यातायात प्रणाली कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। तो यह क्या करता है, प्रोटीन का संचार करती है पूरी कोशिका में। साथ ही यहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज होता है, और जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, ईआर के द्वारा ही किया जाता है। अब न्यूक्लियस में, आपके केंद्रक में जो भी आनुवांशिक पदार्थ यानी जितना भी जेनेटिक मटेरियल जाएगा ना न्यूक्लियस में, तो वो उसको जाने के लिए रास्ता कौन बनाता है, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। केंद्रक के पास जितने भी आनुवांशिक पदार्थ जाएंगे यानी कि जेनेटिक मटेरियल जाएंगे, उसको जाने के लिए जो पाथ है, जो पथ है, जो रास्ता है, वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। साथ ही इसका कार्य है कि यह सेल्स का, कोशिका का सरफेस एरिया जो है वह बढ़ा देती है, जिससे कि कोशिका को स्टेबिलिटी में मदद मिलती है, आधार बनाने में मदद मिलती है। अब प्रोटीन के सिंथेसिस में भी ईआर यानी अंतःप्रदवयी जालिका जो है वह अपना अहम योगदान निभाती है। तो आपने देखा कि प्रोटीन का संचार हो या कैल्शियम स्टोरेज हो या फिर आपको जेनेटिक मटेरियल के लिए पाथ बनाना, रास्ता बनाना हो, सरफेस एरिया बढ़ाकर सेल की कैपेबिलिटी को बढ़ाना हो, इन सभी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस में यानी कि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें भी, प्रोटीन के निर्माण में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अहम भागीदारी होती है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अगले ऑर्गेनल के बारे में, वह है हमारा राइबोसोम। बच्चों यह भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ऑर्गन है, क्योंकि पूरा जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, वो आपके इसी राइबोसोम में होता है। पीछे जो हमने ईआर पढ़ा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था ना आरईआर, जिसके ऊपर में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये संरचना बनाई है। ये जो राइबोसोम है ये किस पे लगा हुआ है, ईआर पे लगा हुआ है ना, इसको हम लोग आरईआर बोलते हैं। और ये कुछ राइबोसोम्स हैं जो फ्री राइबोसोम्स हैं, जो यहीं पे पाए जाते हैं, आरईआर के पास में ही पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम सजीव कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थित बहुत ही छोटे कण हैं, जिनकी प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अहम भूमिका होती है। ये ईआर के सतह से चिपके होते हैं, या फिर कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, और कुछ किस में होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, है ना। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अब राइबोसोम की खोज के बारे में हम जाने तो रोमानिया में एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज पैलेट। क्या नाम था इनका, जॉर्ज पैलेट। उन्होंने 1955 में इसकी खोज की थी, किसकी, राइबोसोम की खोज की। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब कोशिका को देखा तो उन्होंने पाया कि केंद्रक के पास जो ईआर है उसके ऊपर में कुछ ग्रेन्यूल, कुछ कण पाए जाते हैं, और जो थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि यह राइबोसोम है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब है प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी अहम भूमिका होती है। इसके कार्य को हम जाने तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वह किसमें होता है, राइबोसोम में। और लिपिड का जो उपापचयी क्रिया होता है, यानी जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें यह बहुत हेल्प करता है। तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा
कि राइबोसोम क्या होती है। यह बहुत ही महीन कण होते हैं, ग्रेन्यूल जैसे संरचना होती है जो साइटोप्लाज्म में ईआर के आसपास में ही अवस्थित होती है और इसकी मुख्य भूमिका होती है किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में। अगला ऑर्गेनल है लाइसोसोम, जिसे हम लयनकाय के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है ना कि इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली। तो हम अभी पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे इसे क्यों कहा जाता है। चलिए आइए लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइसोसोम जंतु कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला आवरण युक्त गोल गोल थैली नुमा अंगाणु होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनको हम लोग लाइसोसोम या लयनकाय के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में गोल गोल अंगाणु के रूप में पाया जाता है, जो थैलीनुमा अंगाणुओं के रूप में, ऑर्गेनल्स के रूप में पाया जाता है, ग्रेन्यूल के रूप में, है ना। सर्वप्रथम सबसे पहले 1958 में क्रिश्चियन डी दवे ने इसे देखा था। यह एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं, या डबल मेम्ब्रेन से, दोहरी झिल्ली से नहीं बने होते हैं, ये सिर्फ एक झिल्ली से बने होते हैं और इसके अंदर बहुत ही घना सा कंप्रेस्ड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फेटेज है, प्रोटीनेज है, लाइपेज है ना। ये सब इसमें भरा होता है। किसमें भरा होता है? ये जो लाइसोसोम का मैट्रिक्स होता है ना, उसमें ये सभी भरे होते हैं। इसका काम यही होता है। आगे क्या होता है कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कुछ व्यवधान आ जाता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो सेल डैमेज हो जाते हैं ना। जब सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो यह जो लाइसोसोम होता है यह फट जाता है, रप्चर्ड कर लेता है इटसेल्फ को, अपने आप को यह रप्चर्ड कर देता है, फाड़ देता है और अपने ही सेल को, जिस सेल में लाइसोसोम होगा ना, उसी सेल को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा, पाचित कर देगा और इस तरह से उस सेल का क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी, वह सेल डेड हो जाएगा। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब सेल का सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो क्या होता है कि सेल डैमेज हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो जो ये लाइसोसोम होता है ना, अपने आप को फाड़ देता है, यह फट जाता है और जिस सेल में यह होता है उसी सेल को क्या कर लेता है? यह पाचित कर लेता है, पाचित करने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है। इससे वह सेल क्या होगा? वह सेल डेड हो जाएगा और इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आगे हम इसके कार्य को देख लेते हैं। तो यह जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका पाचन करती है और साथ ही जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स के कुछ टूटे फूटे भाग होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि सेल इंट्रासेलुलर मूवमेंट नहीं हो पाता है, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं सही से हो पाता है, तो सेल डैमेज हो जाते हैं ना, सेल के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। तो वो सभी जो पार्ट्स रहेंगे अगर सेल में रहेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस कवर करेंगे। तो वो क्या करती है, हमारी जो लाइसोसोम है वह उन भाग को डाइजेस्ट कर लेती है, पाचन कर लेती है उनका और सेल को साफ सुथरा रखती है। साथ ही जितने भी जीवाणु और वायरस होते हैं ना, उससे भी यह क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। तो ये तीन इसके मुख्य काम हो गए कि जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है उसका यह पाचन करती है, साथ ही यह इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स के जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज के दौरान, तो उसमें जो भाग टूट फूट जाते हैं सेल को, तो उसे यह डाइजेस्ट कर लेती है और सेल को साफ सुथरा रखती है। तीसरा है कि यह बैक्टीरिया और वायरस से सेल की रक्षा करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको यह सारा जो पोर्शन है वह समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या डाउट है या वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।